अब की बार सशर्त सरकार, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद जो परिणाम सामने आए और जिन आंकड़ों के साथ बीजेपी की तीसरी पारी शुरू हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारों के भीतर मोदी सरकार के पुराने मुद्दों पर नई मजबूरी के सवाल उठने लगे हैं। अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी को 240 सीटों का जनादेश मिला। वहीं एनडीए का आंकड़ा पहुंचा 293 पर, वहीं रुका। और इस आंकड़े के साथ सरकार बनाने में परेशानी तो कोई नहीं, लेकिन संसद में अब सवाल पूछे जाएंगे, सरकार से जवाब भी देने होंगे। खासकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बन सकती है अग्निपथ। Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, राहुल अखिलेश की शपथ, मोदी के लिए अग्निपथ। I, Rahul Gandhi, मैं अखिलेश यादव। अब की बार टक्कर जोरदार, एनडीए इंडिया कौन तैयार? सियासत की अनोखी अंगड़ाई, लोकसभा में अब असली लड़ाई। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। संसद के नए सत्र के साथ नया संग्राम शुरू हो गया है। 18वीं लोकसभा में अगले 5 साल का माहौल कैसा होगा, उसका ट्रेलर दिख गया है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। संविधान की रक्षा हम करेंगे का नारा संसद परिसर में लगता है, जिस संविधान को बदल देने की शंका बीजेपी के हाथों जताते हुए वोट विपक्ष ने मांगा। संविधान बदलने और रक्षा करने के दावों की चुनावी लड़ाई के बाद वही संविधान संसद के बाहर और भीतर राजनीतिक जंग का नया हथियार बन गया। जय हिंद, जय संविधान। सिर्फ शपथ लेते हुए नहीं, बल्कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए आगे बढ़े, तब भी विपक्ष की तरफ से उन्हें संविधान की कॉपी दिखाई गई। यही नहीं, जब गृह मंत्री अमित शाह शपथ लेने आगे बढ़े तो उन्हें भी संविधान की कॉपी विपक्ष के द्वारा दिखाई गई। संविधान की कॉपी दिखाते हुए विपक्ष को संविधान का ही एक आईना संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिखाया। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। नतीजों से पहले जो हवा थी, अब वो बदल चुकी है। नतीजों के बाद सियासत ने ऐसे अंगड़ाई ली है कि अभी जो लोकसभा स्पीकर पर मामला फंस गया है, वो तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है
कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। यानी जो पहला पेच फंसा है वो लोकसभा स्पीकर को लेकर है। इसीलिए लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल ने जोर पकड़ लिया है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव नतीजों ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार को मौका दिया। चुनावी नतीजों में बीजेपी को 240 सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने के लिए जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटें गठबंधन सरकार की बड़ी मजबूरी बन गई। सरकार बनने से पहले ही मोल भाव का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही मजबूत हुआ विपक्ष मोदी सरकार के नहीं चल पाने की भविष्यवाणी भी करने लगा। आखिर सवाल उठता है कि कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी क्यों उतारा है, जबकि वह संख्या बल में कम है। क्या किसी दल के संपर्क में है कांग्रेस? एनडीए की ओर से जहां ओम बिरला उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं, वहीं विपक्ष ने के सुरेश को मैदान में उतारा है। स्पीकर पद के लिए ओम बिरला और सुरेश ने नॉमिनेशन भर दिया है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से चुना जाता है। यानी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो सियासी लड़ाई की बस शुरुआत भर है। तो क्या टफ होने वाली है मोदी की परीक्षा? क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी करेगी परेशान? जिस तरह से राहुल और अखिलेश की टीम मोदी टीम के खिलाफ बिसात बिछा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि मोदी सरकार के लिए इस बार लोकसभा का रास्ता बहुत आसान नहीं होने वाला है। जिस तरह से 2014 और 2019 में मोदी की सरकार ने लगातार बिल पास किए, इस बार वो इतना आसान नहीं होगा। कई बिल ऐसे हैं जो फंस सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इस बार का जनादेश। लोकसभा में बिल पास कराने का एक नियमावली है, और उस नियमावली में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है बहुमत। जब भी कोई बिल आता है तो उसको कमेटियों में भी भेजा जाता है, और सरकार कई बार कमेटियों में भेजती है, और उसके बाद जब वहां से सिफारिशें आती हैं तो फिर पार्लियामेंट में रखी जाती है, राज्यसभा लोकसभा में वहां पास कराए जाते हैं, और हर जगह बहुमत से ही बिल पास होते हैं। इसमें ये कहना कि सरकार अपनी मनमानी करके बिल पास करा सकती है, तो ऐसा नहीं है। बहुमत ही वो ताकत है जो सरकार को अपने फैसले लागू करने की शक्ति देता है, और अगर कोई बिल पास न हो तो वो सरकार के फिर विश्वास के साथ भी जोड़ा जा सकता है, और सरकार की जो स्ट्रेंथ है उस पर असर पड़ता है। तो सारा जो दारोमदार होता है वो बहुमत पे होता है, और सरकार अपने बिल या जो भी उनके सरकारी बिजनेस होते हैं वो बहुमत के आधार पर ही पास करा पाती है। भारत की संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों का मुख्य काम विधान या कानून बनाना है। इसके लिए पहले विधेयक सदन में पेश किया जाता है, फिर इस पर चर्चा होती है, उसके बाद सभी की सहमति या वोटिंग कराकर इसे पारित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि बिल कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें पास कराने का प्रोसेस क्या है। ऑर्डिनरी बिल यानी जिसे पास कराने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। मनी बिल ये भी साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक जिसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। प्राइवेट बिल भी साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं। कुछ बिल पास भी हो जाएंगे, लेकिन इनमें लंबा समय लगेगा। अगर मोदी सरकार इन बिलों को 100 दिन की योजना में पेश करके पास कराने के बारे में सोच रही है, तो इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। फिलहाल तो वो 1 या 2 सेशन वेट करेंगे। इस दौरान कुछ राज्यों में चुनाव भी हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी को अपनी स्थिति भी पता चल जाएगी कि जो जनाधार उसने खोया है वह धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ है या नहीं। इस चुनाव में अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसे विपक्ष ने जमकर भुनाया। 2 साल पहले जब 2022 में सरकार ने इस योजना का ऐलान किया था, विवाद उसी वक्त से तेज हो गया था। इस मुद्दे को चुनाव में भी बड़े जोर शोर से उठाया गया। आपको बता दें कि 2022 में केंद्र सरकार ने सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने इस वक्त भी इस योजना का कड़ा विरोध किया था। कुछ राज्यों
जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अग्निपथ योजना को बड़ा मुद्दा बनाया और कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इसे रद्द कर देंगे। विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद बीजेपी और उसके नेता इस योजना का बचाव करते रहे हैं। लेकिन चुनावी नतीजों से यह समझा जा सकता है कि इस मुद्दे को विपक्ष ने बड़े स्तर पर भुनाया, जिसका अच्छा खासा असर वोटर्स पर पड़ा। अग्निवीर योजना पर उखड़ रहे बीजेपी का सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की अहम सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना की समीक्षा किए जाने की मांग तक उठा दी है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। आइए आपको सरल शब्दों में बताते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या। दरअसल इसके तहत सशस्त्र बलों का हिस्सा बनने के इच्छुक 17.5 से 21 साल के युवाओं को कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। परीक्षा, फिजिकल और मेडिकल फिटनेस के तहत चयन हुए अभ्यर्थियों की 4 साल के लिए भर्ती होगी। सशस्त्र बलों में 4 साल के लिए चुने गए युवाओं को अग्निवीर का नाम दिया गया। इस योजना के नियम के मुताबिक 4 साल का वक्त पूरा होने के बाद योग्यता और काम के आधार पर 25% अग्निवीरों को रेगुलर किया जाएगा और 4 साल का समय पूरा होने के बाद 75% अग्निवीरों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और यही नियम पूरे विवाद की बड़ी वजह बन गई। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है तो उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। अपनी दूसरी पारी में मोदी सरकार को कृषि कानून को लेकर देश भर के किसानों की एकजुटता और विपक्षी हमलों का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर गंभीर हुए कि मोदी सरकार को अपने तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। लेकिन चुनावों से पहले पंजाब, हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर मोर्चा खोला। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर किसान कई महीनों से सड़क पर है। चुनाव के वक्त भी बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को किसानों की नाराजगी और सवालों का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब जनता के मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद किसान आंदोलन की दिशा और दशा क्या होगी। इस बार जेडीयू के समर्थन से सरकार बना रही बीजेपी के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी देना मजबूरी बनेगा या फिर बीजेपी किसानों की मांगों को दरकिनार करके सहयोगी पार्टियों को नाराज करेगी। यही वजह है कि मुद्दों की गर्मा गर्मी को देखते हुए विपक्षी दल अभी से मोदी सरकार के नहीं चल पाने की भविष्यवाणी करने लगे हैं। गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक रहा तो अब 2024 के बाद अगला आम चुनाव 2029 में होना है। लेकिन उससे पहले परिसीमन का मुद्दा एनडीए सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। 2025 के बाद देश में नया परिसीमन लागू होगा। नए परिसीमन के बाद देश में लगभग 900 नए सांसद हो सकते हैं। माना जा रहा है कि 543 सीट से 900 सीटें जो बढ़ेंगी उनमें 80% से अधिक बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में बढ़ेंगी और दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व उस अनुरूप नहीं बढ़ेगा और इसका बड़ा असर राष्ट्रीय राजनीति पर देखने को मिल सकता है और इससे उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि एनडीए के लिए अपनी दक्षिण की सहयोगी पार्टियों चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और जेडीएस को मनाने की चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के आंकड़े से चूक जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को गठबंधन की बैसाखी पर सरकार चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आंकड़ों के लिहाज से समझे तो दो दलों पर मोदी सरकार का दारोमदार टिका हुआ है। एक तरफ बिहार की 40 सीटों में से जेडीयू को 12 सीटें मिली है, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। ऐसे में अगर एनडीए की कुल 292 सीटों से जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटें अलग हुई तो मोदी सरकार के पास 264 सीटें रह जाएंगी और एनडीए सरकार अल्पमत में आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को मिली 234 सीटों को जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटों का साथ मिला। साथ ही निर्दलीय और छोटे दलों की 17 सीटें भी इंडिया गठबंधन अपने पाले में लाने में कामयाब हुई तो सत्ता का समीकरण 279 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन के हक में जा सकता है। हालांकि ये महज आंकड़ों के कयास है।
राजनीति के जानकारों का मानना है कि नीतीश और नायडू मोदी सरकार को अपनी शर्तों के साथ समर्थन देंगे और मोदी सरकार के लिए शायद नीतीश और नायडू की शर्तों को मानना मजबूरी होगा। 2014 और 2019 में जनता ने बीजेपी के हाथ खोल दिए थे और मोदी सरकार ने अपनी पहली और दूसरी पारी में बहुमत की ताकत का इस्तेमाल भी करके दिखाया था। बात चाहे पाकिस्तान को सबक सिखाने की हो, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की, अयोध्या में राम मंदिर विवाद का निपटारा करके भव्य राम मंदिर बनाने की बात हो या संसद में महिला आरक्षण बिल को पास कराने की, हर मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी ने अपना हौसला दिखाया। लेकिन तीसरी पारी में बीजेपी के हाथ बंधे हैं और ऐसे में किस तरह की राजनीतिक तस्वीर देखने को मिलेगी, इसका इंतजार पूरे देश को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।